हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। वेलकम टू माइंड नर्चर और मैं हूं कृष्णा। तो आज जैसे कि हमारे पास हेडिंग है एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ऑन मोल कॉन्सेप्ट, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट एंड लिमिटिंग रिएजेंट। तो आज हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड जो जो न्यूमेरिकल्स हैं आज हम उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हम उसको अप्रोच कर सकते हैं, किस तरीके से लगाएं मोल कॉन्सेप्ट के प्रॉब्लम्स। ओके, तो शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1.4। एक्सरसाइज क्या है आप लोग अपने एनसीईआरटी निकाल सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 1.4 को रीड करिए। वो क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 1.4 कह रहा है कैलकुलेट द CO2 अमाउंट दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। अब तीन क्वेश्चन कह रहा है वो पहला क्वेश्चन कह रहा है when 1 mole of carbon burnt in air, 1 mole कार्बन, दूसरे में 1 mole कार्बन प्लस 16 ग्राम ऑक्सीजन, और तीसरे में कह रहा है 2 मोल कार्बन प्लस 16 ग्राम O2। अब देखिए बच्चों, इसमें हमें करना क्या है। ये जो क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। अब अमाउंट की बात कर रहा है जब, तो हम लोग देखेंगे कि कितने ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। इन सब को हमने ऑक्सीजन से क्या किया है, रिएक्ट कराया है। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर 11th में आते आते जो एक प्रॉब्लम आप लोग फेस करेंगे, रिएक्शन। कोशिश कीजिए जो जो रिएक्शन से आप लोगों का इनकाउंटर हो रहा है, जो जो रिएक्शंस आती जा रही हैं उनको याद कर लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ बच्चों को सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, सर इसकी इक्वेशन कैसे याद करें? याद नहीं करना है। कार्बन है, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अगर ये कार्बन पूरा रिएक्ट कर जाएगा, बर्न कर जाएगा, ऑक्सीजन मतलब एयर, जब पूरा कार्बन कोयला हो सकता है, कार्बन कोक हो सकता है, जब वो पूरा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, बर्न कर जाएगा, तो ये हमको क्या दे देगा? CO2। तो ये मेरे पास आ गई इसकी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जिनको नहीं पता है वो लोग याद कर लें, ठीक है। जिन लोगों को पता है अच्छी बात है। अब इस इक्वेशन से हम लोग एक चीज का कंक्लूजन निकाल सकते हैं। ये 1 मोल ऑफ कार्बन है, 1 मोल ऑफ O2 है और 1 मोल ऑफ CO2 हमको यहां से मिल रही है। अगर हम लोग ग्राम वाइज बात करें तो 12 ग्राम कार्बन, एटॉमिक वेट कितना होता है कार्बन का? 12, O2 का 16 दूनी 32, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है और हमको कितना दे रहा है? 12 प्लस 32 दैट्स इक्वल टू 44 ग्राम ऑफ CO2। ये हो गया यूनिवर्सल, यानी कि अगर 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से मिलेगा तो 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस होने वाली है। पहले क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ O2 रिएक्ट या बर्नट इन एयर। तो कह रहा है बर्नट इन एयर, यानी कि एयर बोल दिया तो एयर में O2 की मात्रा बहुत है। ओके, यानी कि ये पूरी की पूरी 12 ग्राम मेरी क्या कर जाएगी? रिएक्ट कर जाएगी। तो 12 ग्राम कार्बन जब पूरी फुल बर्न हो जाएगी तो मेरे को कितना मिलने वाला है? 44 ग्राम ऑफ CO2। ये हो गया हमारे पास पहला क्वेश्चन सॉल्व। यहां पे कुछ करना ही नहीं था। अब अगर वो बोलता अमाउंट की जगह पर, देखो क्लास यहां अमाउंट पूछ रहा है तो अमाउंट 44 ग्राम, मोल अगर पूछ लेता, क्या पूछ लेता वो? अगर हमसे पूछता कि कितने मोल ऑफ कार्बन बने तो हम कहते 1 मोल। अगर वो पूछ लेता CO2 के कितने पार्टिकल्स बने तो हम लोग बोल देते 6.022 इंटू 10 पे पावर 23 मॉलिक्यूल्स बने, पार्टिकल्स बने, कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। अगर वो पूछता कितने लीटर CO2 फॉर्म हुई है तो हम लोग बोल सकते हैं कितना लीटर हो जाएगी? 22.4 लीटर।
ये सारी बातें किस तरीके से हम लोग मोल को इन सब चीज़ों से कोरिलेट करते हैं, इसके लिए अगर आपको ये आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हैं लिमिटिंग रीजेंट वाला, उसमें सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर ये डिस्कस की हुई है। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। 1 मोल कार्बन रिएक्ट कर रहा है 16 ग्राम। अब यहां पर देख सकते हैं हम लोग कार्बन तो 1 मोल है, लेकिन जो O2 है वो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 16 ग्राम ही है। लिख लेते हैं फिर से पूरी इक्वेशन। तो हमको एक चीज पता है, 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करेगी किससे, 32 ग्राम O2 से, ग्राम वाइज बात कर रहा हूं मैं ये, तब जाकर के 44 ग्राम CO2 मिलती है। ये यूनिवर्सल है, ये फैक्ट है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब वो क्या बोल रहा है, 1 मोल कार्बन, ये तो 1 मोल ही है, किससे रिएक्ट कर रही है, केवल 16 ग्राम, सिर्फ और सिर्फ 16 ग्राम ऑफ O2। O2 की यहाँ कमी है। अब वो पूछ रहा है बताओ CO2 कितना बनेगा। अब वो पूछ रहा है कि बताओ CO2 कितना बनेगा। तो 1 मोल का हमको पता है ये कितना होता है 12 ग्राम, और ये कितना है 16 ग्राम। अब हमको यहाँ से एक चीज जज करनी है, लिमिटिंग रीजेंट वाला कॉन्सेप्ट अगर हम लगाएंगे, यहाँ पर लग जाएगा हमारे पास लिमिटिंग रीजेंट वाला कॉन्सेप्ट कि इसमें से 12 ग्राम को 32 ग्राम चाहिए थी, लेकिन है कितनी 16 ग्राम, यानी कि O2 कम पड़ने वाला है। तो जो चीज कम पड़ जाएगी वो हमारा किस तरह से एक्ट करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट, और जो लिमिटिंग रिएजेंट की तरह एक्ट करेगा उसी वही डिसाइड करेगा कि हमारे प्रोडक्ट का अमाउंट कितना होने वाला है। तो यहां से अब हम लोग जज कर सकते हैं बड़े इजीली। अगर पूरा 32 ग्राम होता तो पूरा 12 ग्राम को कंज्यूम कर लेता, बट ये कितना है 16 ग्राम है, इसका आधा है दिख रहा है हमको, तो जाहिर सी बात है ये कितना कंज्यूम करेगा, इसका 6 ग्राम कंज्यूम करेगा। तो अभी लिमिटिंग रिएजेंट वाला केस बन गया, तो हम यहां से कर सकते हैं डायरेक्ट इसको, 32 ग्राम O2 विल गिव 44 ग्राम, बट यहां पे हमारे पास मौजूद कितनी है 16 ग्राम O2, ये कितना देगा, ये दे देगा x ग्राम। ओके, अब यहां सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 44 इंटू 16 अपॉन 32, 2 और ये 22 ग्राम। मेरे ख्याल से चीज समझ में आ गई होगी क्यों यहां पर हमने इसके बेस पे इसको निकाला। हम इसको इसके बेस पे भी निकाल सकते थे, फिर हमको क्या करना पड़ता कि अगर इस कार्बन के बेस पे निकालना चाहते हो तो कार्बन के बेस पे भी निकल जाएगा। देख लेते हैं, ये देखो 32 ग्राम को 12 ग्राम चाहिए, 32 ग्राम O2 कितना कंज्यूम करती है 12 ग्राम कार्बन, तो बताओ 16 ग्राम O2 कितना कंज्यूम करेगी x ग्राम ऑफ कार्बन। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 12 इंटू 16 अपॉन 32। ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट जिसको ना आता हो वो मेरा वीडियो लेक्चर देख सकता है, पहले वाला इससे, उसमें सारा कॉन्सेप्ट इसमें है, हमने सीखा हुआ है मोल कॉन्सेप्ट में। सिंपल 2 और ये कितना आ गया 6, यानी कि कितना कार्बन कंज्यूम करेगा केवल ये 6 ग्राम। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है 16 ग्राम, वो केवल कार्बन का 6 ग्राम कंज्यूम करेगी। अब हमको एक चीज पता है, 12 ग्राम कार्बन कितना बनाती है CO2, 12 ग्राम कार्बन 44 ग्राम CO2 बनाती है, तो 6 ग्राम कार्बन कितना बनाएगी x ग्राम। निकाल लेंगे यहां से सीधा सीधा। अब x की वैल्यू निकल आएगी हमारे पास, x इक्वल टू 44 इंटू 6 अपॉन 12। तो यहाँ से कर सकते हैं 6 2 जा और 22, अगेन 22 ग्राम, और यहाँ पे भी क्या था 22 ग्राम। तो यहाँ पर लिमिटिंग रिजेंट वाला केस लग गया। अगर हम पहले कार्बन को कन्वर्ट करेंगे और फिर कार्बन से निकालेंगे तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब तीसरा केस देख ले जरा। तीसरे केस में कुछ नहीं है, यहाँ पे वो क्या बोल रहा है 2 मोल बोल रहा है, यहाँ पे स्टिल कितना है 16 ग्राम ही है, लेकिन यहाँ पे इसने कितना कर दिया है 2 मोल्स कर दिए हैं। अभी भी हम लोग देख सकते हैं ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, 16 ग्राम का 16 ग्राम ही, यानी कि अभी भी लिमिटिंग रिजेंट यही है। तो सारी चीज़ें किससे डिसाइड होंगी हमारी, इसी से होंगी। तो इसको हम लोग कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, चलिए इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.5, रब कर लेते हैं इसको।
ओके, देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1.5 क्या बोल रहा है? 1.5, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन। बच्चे देखो, न्यूमेरिकल्स करने से बहुत से बच्चे डरते हैं। मैं बहुत आराम से इस लेक्चर को ले रहा हूँ और ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगा, 2 4 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर इसको वीडियो को कंटिन्यू करूँगा। मेरा पर्पज़ ये है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। और न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल करने का मैंने क्या कहा, अप्रोच होता है। अप्रोच में अब इस लेक्चर से तुमको, इस क्वेश्चन से तुमको समझ में आएगा कि अप्रोच क्या है। सबसे पहले जो लोग बिगनर्स हैं और चाहते हैं कि न्यूमेरिकल लगाने में एक्सपर्ट हो जाएं, तो ध्यान रखो बच्चों, सबसे पहले आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या निकलवाना चाह रहा है, क्या बोल रहा है और क्या निकलवाना चाह रहा है। लैंग्वेज समझ में आ गई, उसके बाद अगर आपको ये समझ में आ गया क्या निकलवाना चाह रहा है, तो आप बड़े आराम से इसका गिवन निकाल सकते हैं। बच्चे ज़्यादातर, जिन बच्चों को समझ में आ गया है डेट इज गुड, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया, उन बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि आखिर हम निकाल क्या रहे हैं, इसमें क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी समस्या रहती है। तो देखो, जैसे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसीटेट रिक्वायर्ड। अब वो सीधी सी बात कह रहा है, गिवन में लिखना स्टार्ट करते हैं हम लोग, सोडियम एसीटेट, इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, CH3COONA। ठीक है, सोडियम एसीटेट चाहिए, इसका मास हम लोग सोडियम एसीटेट मास हमको क्या करना है, नॉट मॉलिक्यूलर मास। अभी हमको मतलब ये पूछना चाह रहा है कितना हम उसका मास तौल लें, लैब में जाएं और वेइंग बैलेंस में कितना उसको वेट कर लें कि क्या हो जाए। टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वा सोल्यूशन, हमें एक सोल्यूशन तैयार करना है। वो सोल्यूशन कितना है, 500 ml। लैंग्वेज समझोगे क्वेश्चन की तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, और लैंग्वेज नहीं समझ में आएगी तो बिल्कुल नहीं होगा। कितना सोडियम एसीटेट ले ले, ठीक है, क्या बनाना है, 500 ml सोल्यूशन बनाना है। कितना मोलर बनाना है, मोलैरिटी यहां दे रखी है, मोलर बोल रहा है, मोलर नहीं बोल रहा है, 0.375। ठीक है, मोलर मास ऑफ सोडियम एसीटेट, मोलर मास इसका दे दिया इसने गिवन में। मोलर मास मतलब इसी को हम लोग मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं। क्लास ध्यान रखो, मेरा सबसे पहला जो वीडियो था उसमें मैंने समझाया था मोलर मास क्या होता है। जब हम लोग इसके 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स को वेट करेंगे तो जो मास निकल के आएगा उसी को हम लोग मोलर मास कहते हैं या मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। ये यहाँ पे हमारे पास गिवन है और इसकी वैल्यू है 82.0245। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग के लेक्चर होंगे। अब ये जो वैल्यू है ना, देख रहे हो, पॉइंट के बाद 0 या फिर 2 है, इसको मैं नियरली 82 मान सकता हूं जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। ये पक्के से ध्यान रखें। अभी तो आप लोग 11th जब करेंगे तो पूरा मान के करना, लेकिन जब आप किसी कंपटीशन में बैठेंगे, नीट वगैरह में बैठेंगे, तो इसको राउंड ऑफ कर लो। नियर अबाउट वाला आंसर मार्क में आ जाता है। देखते हैं इसको। अब यहां पर आप लोगों ने इतनी चीजें निकाल ली। सोडियम एसीटेट, हमको मतलब सीधी सी बात है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इमेजिन करना है। जो लोग लैब में गए वो लोग समझ पाएंगे, जो लोग लैब में नहीं गए इमेजिन करो। एक बीकर लिया, उसमें 500 ml आपने क्या ले लिया, वाटर ले लिया। उस वाटर में आपको सोडियम एसीटेट कुछ वेट करना है और डाल देना है, वो मिल जाएगा। जब वो डाल देंगे आप तो उसकी जो मोलैरिटी आएगी सॉल्यूशन की, कितनी आएगी, 0.375। अब देखो यहां से अब तुम लोगों को जज करना आना चाहिए। वॉल्यूम गिवन है, मोलैरिटी गिवन है, ठीक है ना। हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएं यहां पर, ऑब्वियस ही बात है मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन वॉल्यूम ऑफ, N क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम, और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर।
अब क्या क्या चीज़ लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे? मोल्स पता है? नहीं पता। m पता है? यस पता है, लिख लिया हमने 0.375 मोल्स नहीं पता हमको। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 500 ml। लीटर में करेंगे तो डिवाइड 1000 यहाँ कर लो या 1000 को ऊपर चढ़ा लो। अब बच्चों के मन में सवाल आएगा, सर यहाँ पे हमें मोल्स तो ढूंढने ही नहीं है, हमको क्या ढूंढना था, कितना मास ले लें। तो बच्चों एक चीज़ जरा गौर से देखो, मोल्स क्या होते हैं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। मोल्स क्या होता है? गिवन मास, गिवन मास जिसको अब से हम W से रिप्रेजेंट करेंगे अपॉन मोलर मास जिसको हम लोग कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको चाहिए क्या? मोलर मास हमारे पास है, W चाहिए, गिवन मास, कितना मास हम उसमें डालें। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा ये, तो N निकाल लें पहले। ओके देख लेते हैं, तो N की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? N इक्वल टू 0.375 इंटू 500 अपॉन 1000। ओके ये 0 से 0 चला गया, 5 ये आ गया 2, मेरे पास वैल्यू आ गई 0.375 अपॉन 2। मैं इसको काट सकता हूँ, आप काटना चाहे काट लें, अदरवाइज N की वैल्यू मेरे को पता है क्या है, W अपॉन M। M की वैल्यू कितनी है मोलर मास? 82। तो ये आ जाएगा W अपॉन 82 दैट्स इक्वल टू 0.375 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से अब सिंपल हो गया कैलकुलेट करना। तो W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.375 इंटू 82 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 41। अब सिंपल हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.375। पूरी वैल्यू भी हम लोग रख सकते थे। अभी आप लोग जब 11th वाले बच्चे जो एग्जाम देंगे अपने स्कूल में, वो लोग पूरी वैल्यू रख करके सॉल्व करें इसे, क्योंकि वहाँ पे टीचर क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू को एक्सपेक्ट करेगा। लेकिन जब हम लोग कॉम्पिटिशन के लिए बैठते हैं तो वहाँ पे बताता हूँ होता क्या है। इसका आंसर देखते हैं पहले क्या आ जाएगा। 4 7 जा 28 2 33 4 3 जा 12 3 15 5 7 3 1 5 और आफ्टर 3 0 मेरे पास आंसर आ गया 15.375। जब आप कंपटीशन में बैठेंगे ना, 4 ऑप्शन होंगे हमारे पास। उन 4 ऑप्शन में ज़्यादातर क्या होता है, मान लो 4 ऑप्शन है A B C और D। एक ऑप्शन ऐसे होगा, एक ऑप्शन होगा 10, दूसरा ऑप्शन होगा 15, या एक ऑप्शन होगा 11.235, एक ऑप्शन होगा 15.375, एक ऑप्शन होगा 20.425, एक ऑप्शन होगा 5.251। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज़्यादातर जो हमारे ऑप्शंस होते हैं ना, उनमें क्या रहता है, काफ़ी डिफरेंस रहता है। तो हमारा एक अप्रॉक्सीमेट, अगर ये वाली वैल्यू हटा देते हैं, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी कहाँ आ रही है, 15 के आसपास आ रही है। तो हमको दिख रहा है 15 के आसपास हमारी वाली वैल्यू है, ठीक है ना। या यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि ये वैल्यू बड़ी है तो इससे थोड़ी सी छोटी आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी समथिंग 14.75, क्योंकि ये वैल्यू थोड़ी ज़्यादा है। तो ठीक है, तो वैल्यू थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ये बड़ी हो जाएगी। और सॉरी, ये वैल्यू क्या है, ऊपर है ना, ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। हो सकता है 16 के नियर अबाउट आ रही हो, ये हो सकता है 16 के नियर अबाउट आ रही है, और तुम्हारी वैल्यू क्या आ गई है 15.375। तो ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास क्या है, वेरी क्लोज है। तो हम लोग इस पर टिक लगाएंगे और हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो ये तो हो गया तरीका सॉल्व करने का। और क्लास में करें जब आप, तो पूरी वैल्यू ले लें, और नहीं तो लगा करके आप क्लास में भी कर सकते हैं और उसके आगे। लेकिन एक काम करेंगे, आप इक्वल टू ना लिख करके इस तरह का साइन लगा दीजिए, अप्रोक्सीमेट। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका टीचर क्या एक्सपेक्ट करता है, टीचर से पूछ लीजिए सर एग्जैक्ट वैल्यू निकाल दें या नियर अबाउट चल जाएगा। अगर टीचर बोलते हैं नियर अबाउट हो जाएगा, आपकी मेथड सही होना चाहिए, तो ठीक है नियर अबाउट लगाइए, और मेथड आना चाहिए, मेथड मेन चीज है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1.6 क्या बोलता है 1.6? कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर। रुक जाना यहाँ पर, क्वेश्चन पढ़ो और फिर रुक जाओ। क्या बोल रहा है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन।
कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, इन मोल्स पर लीटर। ओके, जरा चेक कर लें, शाइनिंग तो नहीं कर रहा है बोर्ड। और वेट, थोड़ा सा इसको सेट कर दें। ओके, लेट्स सी, कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर, यानी कि मोल पर लीटर हमको क्या निकालना है, एम, मोल पर लीटर, यानी कि हमको कैलकुलेट करनी है मोलैरिटी। जो इनिशियल स्टेज में बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हैं, ध्यान दें क्या पूछ रहा है और क्या कैलकुलेट करना है। अगर आप ये जज नहीं कर पाए कि मोल पर लीटर का मतलब, अगर ये मोल्स पर केजी होता तो हमको मोलैलिटी निकालनी होती। यहां पे फोकस करें आप लोग, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई, हमें क्या निकालनी है, मोलैलिटी निकालनी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है ये। इन अ सैंपल विच हैज डेंसिटी, सैंपल है मतलब जो भी हमारे पास सैंपल है यहाँ पर मौजूद होगा, जो भी सैंपल होगा उसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी है 1.41 ग्राम पर ml। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो पर ml ये आ गया। अच्छा, इस डेंसिटी का काम क्या होगा देखते हैं, अभी कुछ ना कुछ यूज होना चाहिए। एंड मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3। अब देखो, जिन बच्चों को नाइट्रिक एसिड से तुरंत समझ में आ गया कि नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला HNO3 होता है, वो लोग खुश स्माइल करेंगे, अरे वाह HNO3। अब फॉर्मूला पता होने से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास। इसीलिए फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है, और ये एक दिन की बात नहीं है। अगर आप लोग रिमाइंड करें तो आपको 9th क्लास से डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मूले आपके कोर्स में आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो कोशिश कीजिए जो फॉर्मूला आ जाए, जो वर्ड आ जाए, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह वगैरह जो भी आ जाए, उसके फॉर्मूले आप याद करते चलें। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। ओके, इसका मॉलिक्यूलर मास देख लें। हाइड्रोजन का मास कितना था 1, यानी कि H प्लस N प्लस O के कितने 3 इंटू O, 1 प्लस N का कितना होता 14 प्लस O के कितना 3 इंटू 16, तो ये कितना आ जाना चाहिए 15, 3 6 18 प्लस 3 1 3 1 48, कितना हो जाएगा 15 और 48, 8 5 13 एंड 1 4 1 5 एंड देन 63 ग्राम। तो जो मॉलिक्यूलर मास है HNO3 का वो कितना आ जाएगा 63 ग्राम। मास परसेंट, ओके, इसका मॉलिक्यूलर मास की बात आ गई, इसको नीचे कर लेते हैं। अब मास परसेंट की बात कर लेते हैं। मास परसेंट ऑफ HNO3 दैट इज 69%। ये चीज अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये देखना है, हमको कैलकुलेट क्या करना था, मोल पर लीटर। अब यानी कि हमको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, M कैलकुलेट करना है। क्या नंबर ऑफ मोल्स पता है हमको? नहीं पता। क्या वॉल्यूम पता है? नहीं पता। अब दो चीजें अननोन है हमारे पास, ना मोल्स पता है ना वॉल्यूम पता है। अब क्या करेंगे, क्या ये मोल्स और वॉल्यूम हम इस डाटा से निकाल सकते हैं क्या, ये चीज सोचनी है। अगर क्वेश्चन है तो जाहिर सी बात है और हमको M निकालना है, तो ये जो चीज है ना ये इस डाटा में कहीं छुपी होगी। ये चीज आप लोगों को सोचनी है इस तरीके से। अब कैसे सोचेंगे, अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी से क्या कर सकते हैं, दिमाग अगर लगाएंगे, सोचो, बेसिक सोचो, कैसे सोचोगे कि डेंसिटी क्या होता है। इसको सॉल्यूशन का स्टार्ट करना शुरू करते हैं। आप रफ काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होती है। यहां से हम लोग क्या कर लें, अच्छा डेंसिटी क्या दे रखी है, ये जो डेंसिटी है वो किसकी है, ध्यान रखना, पढ़ना कौन सा, सॉल्यूशन की है। ये अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की है कितनी 1.41 ग्राम, इससे कुछ कर सकते हैं, नहीं आ रहा समझ में। मास परसेंट, मास परसेंट हमको क्या बताता है, मास परसेंट हमको क्या बताता है, और दिमाग डालोगे जोर पे, जो लोग फर्स्ट टाइमर है, क्या बताता है हमको मास परसेंट, मास परसेंट बताता है, मास परसेंट हमको बताता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। याद होगा अगर तुम्हें सॉल्यूशन में लिखे थे, सॉल्यूशन कैसे आता था, ये इक्वल टू मास ऑफ
सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। ये बात क्लियर हुई? तो यहां से क्या जज कर सकते हो, ये मास परसेंट यहां पे इंटू 100 होता था, ठीक है। अब यहां पे जरा गौर से देखो, हम लोग यहां से क्या चीज जज कर सकते हैं। तो यहां से हम लोग क्या जज कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंट, ये वैल्यू दे रखी है 69, इस 100 को इधर शिफ्ट करेंगे 100, ये आ गया हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन में आपसे करेंगे कि हम लोग ये डायरेक्ट जब भी बोलेगा 69%, तो यहाँ पर हम लोग उस सॉल्यूशन की ओवरऑल जो मास है उसको 100 मान लेंगे, और बाकी जो इसका बोल रहा है, इसका मतलब इस 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्यूट है वो कितना है, 69 ग्राम। ओके, सॉल्यूट कितना हो गया 69 ग्राम, और टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100। तो अब से हम इस चीज को नहीं किया करेंगे, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने बता दिया। 69% को एक बात समझ में आती है कि मैं बोलता हूं कि मेरे इंग्लिश के सब्जेक्ट में 75% आए, इसका मतलब क्या है, आउट ऑफ 100 मेरे मार्क्स कितने हैं, 75 टोटल मार्क्स में से। तो 69% का मतलब क्या हो गया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन और उसमें सॉल्यूट का मास कितना है, इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास होगा। ओके, तो यहां से हमको पहला जज करना पड़ेगा कि आखिरकार यहां से हम लोग डेंसिटी से कुछ नहीं निकला तो यहां से कुछ ना कुछ निकलेगा। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आता है, अगर हम देखें हमारे पास, हम ये मान लेंगे दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट और सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस सॉल्यूशन के मास से अगर हमें सॉल्यूशन का मास पता है और सॉल्यूट का मास पता है, तो देखो हम यहां से अब क्या क्या कर सकते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं। ओके, तो हमको एक चीज पता चल गई, मास ऑफ सॉल्यूट दैट्स इक्वल टू 69 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन दैट्स इक्वल टू 100 ग्राम। अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा गौर से देखें अगर हम लोग इसको, तो मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया है, तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं? गौर से देखें तो ऑफकोर्स क्यों नहीं निकाल सकता मैं। मॉलिक्यूलर मास मेरे को पता ही है इसका, HNO3 का कितना निकाल लिया था हमने, 63 ग्राम, और मास कितना ले रहे हैं हम उसका, 69। तो यहां से हम लोग इसका क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल टू 69 अपॉन 63। अभी कैलकुलेट नहीं करेंगे इसको, यहाँ पे ऐसा का ऐसा ही छोड़ देंगे। 69 अपॉन 63, ये आ गई मेरे पास n की वैल्यू। बची मेरे पास ये वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम का क्या करें, तो वॉल्यूम किसका चाहिए हमें, सॉल्यूशन का चाहिए। हमारे पास सॉल्यूशन का क्या है, मास, और सॉल्यूशन का क्या है हमारे पास, डेंसिटी। तो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम निकाल सकता हूं मैं, वॉल्यूम इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, मास कितना है इसका 100 और डेंसिटी कितनी है 1.41। सॉल्व। अब हम m की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। m इक्वल टू क्या हो जाएगा 69 अपॉन 63 एंड 100 अपॉन 1.41। अब यहां पर इस तरह की कैलकुलेशन देख करके ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। देखो यहाँ पे जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग पहली बार लगा रहे हैं, वहां पर बिल्कुल जो सीखा था ना बचपन में नहीं, मतलब जब आप 7th 8th क्लास में आ गए थे, 6th क्लास में आ गए थे, क्या करोगे यहाँ पे बिल्कुल बच्चों की तरह 69 अपॉन 63, पहले तो कट भी नहीं रहा, किसी से दिख भी नहीं रहा कटता हुआ, 69 अपॉन 63 करेंगे और 2 डिजिट, ठीक है। हमको पहले तो दिख ही रहा है 163, कितना बचा ये 6, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, अब भी नहीं जा रहा तो 0 आ जाएगा दिस। अभी कितना टाइम चला जाएगा 9 टाइम्स, हमें पता 10 टाइम्स 630 होगा, तो ये 9 टाइम्स चला जाएगा। तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.09। बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा इसको। तुम सोचो कि एकदम कर लोगे, ऐसे ऐसे काट लोगे, ऐसे नहीं हो पाएगा, करना ही पड़ेगा डिवाइड। ये आदत डाल लो और जब तुम्हारे एग्जैक्ट आंसर आना स्टार्ट हो जाएंगे तो तुम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और फिर तो हो गए क्वेश्चन, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। वैल्यू कितनी आ गई 1.09। नीचे वाली वैल्यू को मैंने बताया था, इसको ये 1.4 है, नियर अबाउट में 1.5 कर सकता हूं।
ठीक है। अदरवाइज तुम लोग डायरेक्ट कर सकते हो, 2 जीरो ऊपर लगा लो या इसको राउंड ऑफ करके 1.5 कर लें। तो अगर मैं इसको ऐसा कर लेता हूँ 100/1.41, ठीक है, 2 जीरो ऊपर शिफ्ट कर लूँ तो ये पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको और क्या कर सकता था, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या है, 100 था, नीचे 1.4 था, इसको मैं अप्रॉक्सीमेट 1.5 कर लेता हूँ, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज हम चलते हैं अपने इस वाले तरीके पर, ठीक है। तो वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 100, नीचे पॉइंट शिफ्ट करूंगा ऊपर तो ये 00 कर लेते हैं इसको। ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 141, ठीक है ना। कितना टाइम्स जाएगा ये, इसको अगर तुम लोग काटोगे तो ये वैल्यू चली जाएगी हमारे पास 8 1 जा 8 और 8 4 जा 32 एंड 3 8 1 जा 8 एंड 3 11, ये वैल्यू होगी ज़्यादा, यानी कि ये कितनी बार वैल्यू जाएगी, 7 टाइम। तो ठीक इसी तरीके से तुम लोग क्या करोगे, इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 7 टाइम करेंगे तो 7 1 जा 7 7 4 जा 28 2 7 1 जा 7 और 2 9। देखो बिल्कुल मैं उसी तरीके से कर रहा हूँ जैसे एक बच्चा फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करता है ना, भूलता है, गड़बड़ होती है। क्यों कर रहा हूँ, करने का तरीका यही है, जब आप इनिशियल स्टेज पे सीखेंगे तो इसी तरीके से सीखेंगे, फिर धीरे 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 आप क्या हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे इन सब चीज़ों में। काट लेते हैं इसको, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं, इसमें काट लेते हैं पहले इसको। जी 10 में से 7 गए 3 और 9 में से 8 गए 1, इधर 9 था 9 0 आ गया। अब इधर पे एक 0 और उतार लेंगे, नहीं गया 0 लग जाएगा, ठीक है ना। अब पॉइंट लगा करके 0 तो 1300, अब हम इसको लगभग ये 8 टाइम चला जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक मिस्टेक हम लोगों ने और करी है अभी, जो वॉल्यूम था मेरे पास, ये जो वॉल्यूम आया है, ये वॉल्यूम आया है मेरे पास ml में, इसको मुझे किस में करना है कन्वर्ट, लीटर में। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी टर्म को मैं फिर से क्या कर दूंगा, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना। तो सपोज मेरे पास ये वैल्यू आया थी, इसको काटने के बाद 70.8, ऊपर मल्टीप्लाई किसका कर लूँ मैं, 1000 का, थोड़ा लेंदी है कोई बात नहीं, तो कर लेंगे। इसको कितना आ जाएगा अभी 109, 2 जीरो ये चले गए और 0 एक आ गया और नीचे कितना है 70.8। अब देखो बच्चे, इसको अगर तुम लोग बहुत सिंपल करना चाहते हो कि फटाफट हो जाइए तो यहाँ पर तुम लोग एक काम कर सकते हो। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स तो तुमने सीखे हुए हैं, यहाँ तुम एक काम कर सकते हो, क्या इस वैल्यू को मैं नियरली 1 × 10⁻³ और 7 × 10⁻, ठीक है, इसको ऐसे नहीं, 1.090 × 10⁻³ और ये वैल्यू आ गई 7.08 × 10⁻1 या 10। अब जरा गौर से देखो, ये वैल्यू क्या है 1 और ये वैल्यू क्या है 7। इस 10 को यहाँ से एक ये कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। अब मैं सिंपली क्या कर लूँ, 1 और 7 को डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1 / 7 पॉइंट लग जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 जा 7, ये 3 लग गया और 0 लग जाएगा और ये क्या आएगा 7 4 जा 28, एक और बार कर लेते हैं, 2 बचेगा और 0 लग जाएगा तो 7 2 जा 14, 0.142 ये वैल्यू है मेरे पास, 0.142 × 10⁻², ठीक है। इसको देखेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 14.2 मोल पर लीटर। ओके, इसका एग्जैक्ट आंसर अगर हम चेक करें तो इसका एग्जैक्ट आंसर है क्लास, बताता हूँ मैं एग्जैक्ट आंसर क्या है इसका। इसका एग्जैक्ट आंसर जो आता है, ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 15.44। एग्जैक्ट आंसर कितना आ रहा है 15.44, 15.44 और ये 14.2, थोड़ा सा वैल्यू में वेरिएशन ज़्यादा हो गया है। क्यों हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही राउंड ऑफ कर लिया है एक्चुअल में, क्योंकि ये 8 था ये 9 था, तो मेरे को इसको यहाँ पे 1 करना चाहिए था, इसको यहाँ पे 1 करना चाहिए था, तो वैल्यू मेरी नियर अबाउट सेम आती। लेकिन ठीक है, अभी जब आप लोग 11th में करेंगे
तो एग्जैक्ट वैल्यू लेकर के एग्जैक्ट डिवाइड करेंगे, करना पड़ेगा, कोई और तरीका नहीं है। सोचो कि फटाफट हो जाएगा, फटाफट तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस में मेहनत लगती है और कोई और तरीका नहीं है, करना ही पड़ेगा। कुछ क्वेश्चन फंस जाते हैं, लेकिन हाँ जब नीट लेवल पे करेंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, तो फटाफट राउंड ऑफ करेंगे। और मैंने तुमको पहले ही बताया था 4 ऑप्शन ऐसे होंगे, उसमें मान लो एक ऑप्शन आया 15.44, तो दूसरा ऑप्शन होगा 10, एक होगा 20 और हमारा कितना है 14.2। तो हम लोग नियर अबाउट वाले को क्या करेंगे, टिक करेंगे। ये बात समझ में आई। इस क्वेश्चन में आप लोगों को जो समझने वाली चीज है वो ये है, कंसंट्रेशन पूछ रहा था, डेंसिटी दे रखी है, मास परसेंट दे रखा है, तो किस तरीके से हम लोग इस मास परसेंट से, यहाँ क्लास ध्यान दें, किस तरीके से इस मास परसेंट से, अब से हमेशा ध्यान रखना, कभी इस टाइप क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री में, इवन फिजिक्स में, तो हम लोग ऑटोमेटिकली जो परसेंटेज वाला टर्म होता है ना, तो इसमें तो हम लोग इसकी वैल्यू को 69 मान लेंगे, जो भी कोई वैल्यू होगी, यहाँ मास था कुछ और था, और दूसरी वैल्यू को क्या मानेंगे 100। ऑटोमेटिक हमारे क्वेश्चन उसी लगते चले जाएंगे और 100% आंसर आएगा। ओके, फिर हमको पता ही था जब इसकी मास निकल आया तो मोल निकालना आसान था, ठीक है, हमने उसको कर दिया। फिर सोल्यूशन का हमको क्या दे रखा, डेंसिटी दे रखा था हमने। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको रब कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1.7 क्या बोल रहा है, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। 100 ग्राम कॉपर सल्फेट CuSO4 से कितना कॉपर आप निकाल सकते हैं। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में ना, तो हम चलो एक काम करते हैं पहले। अब इसमें क्या करना है हमको, बच्चों समझने की कोशिश करो। इसकी वैल्यू कितनी है 100 ग्राम। इस 100 ग्राम में हम लोग कॉपर कितना होगा, तो पहले तो हम लोग ये देखें कि ये CuSO4 टोटल है कितना, एक्चुअल में इसका मोलर मास कितना है, मोलर मास। तो गौर से देखें अगर, तो कॉपर का जो मास होता है वो होता है 63 एंड सल्फर का होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का 4 × 16। तो हम लोग जज कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कितना हो जाएगा ये 63, 32 एंड 4 6 24, 2 4 1 4 एंड 2 6, तो 3 2 5 4 9 और 6 6 12 और 3 15, 159 ग्राम। ओके, अब हमको एक चीज पता है कि 159 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। ओके, और अगर 159 ग्राम होगा तो 159 ग्राम में कॉपर कितना है 63 ग्राम। तो 159 ग्राम ऑफ CuSO4, इसके अंदर कॉपर की वैल्यू कितनी है 63 ग्राम ऑफ कॉपर। 159 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन 63 ग्राम ऑफ कॉपर। तो बस यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट वाला फंडा लगा देंगे, तो बताओ 100 ग्राम में कितना होगा। 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट कंटेन x ग्राम ऑफ कॉपर। वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, x इक्वल टू हाउ मच 63 × 100/159। अब फिर यहाँ पे आके फंसे 159 है तो इसको चेक कर सकते हैं, ये वैल्यू 3 से चली जाएगी, ये वाली वैल्यू भी 3 से चली जाएगी। अच्छा, कैसे चली जाएगी, हमें कैसे जज हुआ कि ये 3 से चली जाएगी। अगर हम किसी भी डिजिट के किसी भी उसके वर्ड के सभी को ऐड करें अगर, और वो सम 3 का मल्टीपल आ जाए तो वो 3 से कट जाता है। हम लोग देख सकते हैं 5 और 1 6, 6 और 9 15 और 6 3 9, तो कट जाना चाहिए। 3 2 6, 3 1 3, 3 5 15 एंड 3 3 9। अब देखें, अब नहीं कटेगा ये, नहीं कट रहा अब ये, ठीक है। 2 4 3 टाइम्स 3 2 6 नहीं जा रहा अब ये। अब इसको हम लोग सिंपली क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो कर लेते हैं
100 डिवाइड बाय, पहले छोटा वाला कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। 53 1 टाइम जाएगा 53, कितना आएगा ये, 10 में से 3 गया 7, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट लग जाएगा 0, 470 मतलब ये चला जाएगा 4 8 टाइम 8 3 जा, अच्छा कैसे जज करेंगे, 5 8 या 40 की लाइन में आ गया ये, ठीक है ना। तो 8 3 जा 24 एंड 2 8 5 जा 40 एंड 42, कितना बचा ये, 10 में से 4 गए 6 और 6 में से 2 गए 4, 46। ठीक है, हम 1.8 तक रखेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाएंगे, ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि मिलता जुलता 470 फिर 460 आ रहा है, तो फिर से एक 8 कर देंगे, ये वैल्यू को नियरली हम लोग 1.9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 1.9 और नियर अबाउट 2 के आसपास है। तो मैं इसको अगर जो एक राउंड फिगर में लेके चलूँ फटाफट नीट के पर्पज से हिसाब से, तो वैल्यू 2 हो गई, 2 × 21, आंसर मेरा 42 के आसपास आना चाहिए। और एग्जैक्ट आंसर निकालना चाहो तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 1.88 × 21, 1 8 जा 8, 2 8 16, 1 2 8 16, 17, 1 2 1 2 और 3, 8 8 6 14 और 1 7 और 2 9 और 3, तो 2 के बाद तो वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास है 39.48 ग्राम ऑफ कॉपर हम लोग निकाल सकते हैं। इसका आंसर अगर चेक करें हम लोग तो इसका आंसर है हमारे पास 39.81 आ रहा है। कितना आ रहा है 39.81, बिल्कुल 39.48 39.81। फिर बता रहा हूँ ये अप्रॉक्सीमेट वाली वैल्यूज हैं, इससे बिल्कुल नियर अबाउट आ जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल एक एक वर्ड का अगर यहाँ पे 3 डिजिट लेके चलेंगे और पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करेंगे वो 39.81 भी आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पकड़ना कैसे है और इसको हम लोग लेके कैसे चलेंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल को अप्रोच करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1.10। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 1.10। क्या बोल रहा है ये, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। इथेन का फॉर्मूला अगर आप लोगों को पता हो तो C6, अच्छा इथेन है, सॉरी इथेन में 2 होता है, C2H6। ठीक है, यहां पर इथेन है, इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, कार्बन के 2 है, 12 × 2 प्लस 1 × 6, कितना होगा ये 24 प्लस 6 30 ग्राम, ये कैलकुलेट होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है इसका, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। ओके, अब जरा गौर से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी एटम इन 3 मोल्स ऑफ इथेन। जरा गौर से देखो, अगर मैं 1 मोल ऑफ इथेन लेता हूं, 1 मोल ऑफ इथेन, ठीक है, 1 मोल ऑफ इथेन यानी कि मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं C2H6, एक मॉलिक्यूल नहीं, एक्चुअल में मैं C2H6 के 1 मोल में 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ले रहा हूं। याद आया 1 मोल का मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, किसके, C2H6 के। अब जरा गौर से देखो, इसका जो एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कार्बन कितने हैं, 2। तो बताओ 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कार्बन के कितने मॉलिक्यूल हो जाएंगे। फिर से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन 3 मोल्स। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें, 1 मोल ऑफ इथेन हैज 2 × 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में आ रही है। 1 मोल का मतलब क्या हो गया, C2H6 के 6.022 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो इसके एक मॉलिक्यूल में कार्बन के 2 एटम है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, इससे इंटू कर दूं 2 का, तो देयरफॉर
in one molecule of C2H6 two C atom present. Okay, since in one molecule of C2H6 two carbon atom present, therefore in 6.022 into 10 to the power 23 molecules of C2H6 contain 2 into 6.022 into 10 to the power 23, और ये वैल्यू क्या होती है, मोल होती है। तो मैं कह सकता हूं दैट इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ कार्बन, है ना। 1 मोल इथेन में 2 मोल कार्बन है, तो यहां पे मैं कह सकता हूं अब 1 मोल इथेन हैज, या सीधा कह ले 1 मोल इथेन में 2 मोल कार्बन है। ओके, तो 3 मोल इथेन में कितने कार्बन हो जाएंगे, वेरी सिंपल, 3 मोल इथेन में कितने हो जाएंगे, x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, दिख भी रहा है हमको। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मोल कार्बन। तो देखा यहां पर बच्चे लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ना हाउ 3 मोल्स ऑफ इथेन, तो बच्चा क्या करता है, इसके 3 मोल काउंट कर लेगा और 3 2 6, आंसर 6 कर देता है। तो 3 मोल्स ऑफ इथेन हाउ मेनी कार्बन, तो कार्बन के जो हाउ मेनी कार्बन, तो कार्बन यहां पर जो 3 इंटू 2 6 करता है, और इत्तेफाक क्या होता है 2 और 6 और 6 दोनों बराबर आ जाते हैं। वो एक्चुअली कार्बन एटम, वो कहता है 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम नहीं है, 6 मोल ऑफ कार्बन एटम है, यानी कि एक्चुअल में 6 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23 सी एटम है। ये बात समझ में आ रही है ना। तो 3 2 6 करता है, बात कई बार कोइंसिडेंस कर जाता है, 6 6 आ गया, 6 एटम को समझ लेता बच्चा, 6 एटम नहीं है, 6 मोल ऑफ कार्बन है, और इतने कार्बन हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको रब कर दे। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो मोल्स ऑफ एच एटम, अब हमको एक चीज पता है, 1 मोल ऑफ C2H6 इसके अंदर, ठीक है, अब जरा गौर से देखो, 1 मोल ऑफ C2H6 कंटेन 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6। ये बात समझ में आ रही है ना, 1 मोल ऑफ C2H6 का मतलब इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के 6 एटम हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर। टोटल मॉलिक्यूल कितना है मेरे पास, 6.022, तो टोटल देयरफॉर टोटल मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 6.022 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H6 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। अब वो 1 मोल का तो निकाल लिया हमने, हमको चाहिए कितना, 3 मोल का। तो देयरफॉर इन 3 मोल 3 इंटू 6 इंटू 6.022 इंटू 10 to the power 23। क्लियर होगी बात ये, 1 मोल में इतना है तो 3 मोल में कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा। ठीक है, बाद बाकी हम वैसे भी कर सकते हैं कि 1 मोल में इतना है, 3 मोल में कितना होगा एक्स करके, वैसे भी कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, आंसर पार्टिकल्स टर्म में इस तरह से आएगा। यानी कि अगर हम टोटल बात कर लें तो मोल की टर्म में बात करें तो 6 3 जा 18 मोल्स ऑफ एच एटम। एच एटम के कितने मोल होंगे, 18 मोल होंगे। ठीक है ना, 6 3 18, ये 1 मोल के बराबर है, तो 18 मोल। लास्ट पार्ट देखते हैं इसका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो सिंपल है, 1 मोल के अंदर, तीसरा पार्ट, 1 मोल के अंदर इथेन के मॉलिक्यूल कितने हैं, इतने हैं, तो 3 मोल के अंदर 1 मोल कंटेन 6.022 इंटू 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन।
ठीक है, देयरफॉर 3 मोल के अंदर कितने होंगे x, एंड x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। और ठीक है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है, मोल तो है ही ऑलरेडी, 3 मोल दे रहा है, तो 3 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन हो जाएंगे। ये बात फिर कह रहा हूं मैं, जिनको ये चीज अभी तक कोरिलेट करना नहीं सीख पाए हैं मोल को इस नंबर से, ठीक है, वो लोग सबसे पहले इसको कोरिलेट करना सीखें। मोल कॉन्सेप्ट जो बेसिक मेरे पास मेरा लेक्चर लोड है यूट्यूब में, उसको आप देखिए, वहां पे इसका एकदम क्लियर कट बता रखा है किस तरीके से आप इसको कोरिलेट करेंगे, ठीक है। और वहां से नहीं तो कहीं और से पढ़िए, लेकिन इसको समझिए, बिना इसको समझे आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और एनसीईआरटी टफ लगेगी आपको। मेरी समझ से ये क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आया होगा। देखो फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो सोचना तो पड़ेगा, बिना सोचे होगा नहीं, स्टार्टिंग यहीं से होती है। शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल सोचिए उसको कि किस तरह से अप्रोच करेंगे, ठीक है। गलतियां होंगी, मोड स्लो रहेगा, एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे, तरीका पकड़ लेंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको लगाए और फिर देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या होगा। ओके, तो अगले क्वेश्चंस हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 1.10 तक हो गया है, ये वीडियो काफी लंबा हो गया है, तो बाकी के आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। तब तक इसकी प्रैक्टिस करें, लगाते रहें। ऑल द बेस्ट।